वेलकम बैक। कैम सीरीज 2021 के अंदर हम 7th पार्ट लेके चल रहे थे, जिसके अंदर हमने थ्योरी की 7th क्लास के अंदर ये प्रक्रिया प्रदर्शित की थी। और कैम सीरीज का 07 पोर्शन के अंदर आधा पोर्शन हमने कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण कैसे करते हैं तथा औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, उससे संबंधित अर्थात परमाणु द्रव्यमान से संबंधित जो प्रक्रिया या कैलकुलेशन थी वो हमने इससे पहले कंप्लीट कर दी थी। नेक्स्ट में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। या अणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने लिया था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु की भार के 12वें हिस्से, जिसको कि हम इकाई द्रव्यमान कहते हैं, कि किसी परमाणु का द्रव्यमान यदि उस इकाई द्रव्यमान से जितना गुना भारी है वही उस परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। और सामान्य कैलकुलेशन के अंदर हम औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, क्योंकि परमाणु में कई समस्थानिक पाए जाते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान ही हम पहले ले चुके थे। और यदि किसी अणु में एक से अधिक तत्व निश्चित रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भारात्मक अनुपात में संयोग करके जब अणु बनाते हैं, तो अणु में जिन जिन परमाणुओं ने सहयोग किया या जिन परमाणुओं से मिलकर अणु बना है, उन सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग वास्तव में अणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है या मॉलिक्यूलर मास को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा क्या होगी? एक अणु के द्रव्यमान को अणु द्रव्यमान कहा जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर ज्ञात करते हैं। यदि कोई भी एक अणु लिया जाए, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का अणु, तो हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान वास्तव में कैसे प्रदर्शित किया जाए? चूंकि यह हाइड्रोजन अणु ये तत्व का अणु है, तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए परमाणुकता और फिर परमाणु द्रव्यमान का गुणा करके हम अणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का अणु द्रव्यमान, जिसका सूत्र होता है H2, 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो परमाणुकता है 2 और एक परमाणु का द्रव्यमान 1.008 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक, या मैं सीधा कह देता हूँ इकाई द्रव्यमान से कितना गुना भारी है? 1.008 गुना भारी है, इसलिए यही इसका परमाणु द्रव्यमान है। और चूंकि परमाणु 2 हैं तो इनका दुगना कर दिया जाए तो 2.016 U के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, या इसे हम MU के रूप में, मास यूनिट के रूप में भी दर्शाते हैं। इसी मान को हम डाल्टन के रूप में, DA के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह वास्तव में एक अणु के द्रव्यमान को दर्शाता है। कितने अणु के द्रव्यमान को दर्शाता है? एक अणु का यदि द्रव्यमान हो तो हम इस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में आता है अणु द्रव्यमान। अगर हमने लिखा है तो 2.016 ग्राम में अगर लिया जाए, अभी हमने लिखा डाल्टन के अंदर, मास यूनिट के अंदर, या U के रूप में लिखा तो एक अणु को दर्शाएगा। लेकिन यदि हमने इसके आगे मात्रक के रूप में किसका उपयोग किया है, मान वही रहेगा। मात्रक के रूप में यदि ग्राम लिख दिया है तो यह एक मूल H2 अणुओं के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो यदि आगे डाल्टन मात्रक लिखा है तो एक अणु का द्रव्यमान है, आगे यदि ग्राम लिख दिया है तो एक मूल अणुओं के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा क्या होगी? किसी अणु का अणु द्रव्यमान उस यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान का जितना गुना भारी है वही उसके अणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। और एक अणु की बात की जाए तो मात्रक के रूप में U, MU या डाल्टन लिखा जाता है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ एक मूल अणुओं का द्रव्यमान, तो आपको संख्या नहीं बदलनी है, केवल मात्रक बदल करके ग्राम लिख देना है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें प्रदर्शित कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान अगर लिखा जाए तो ये तो होता है 2.016 डाल्टन के बराबर। यदि मैं यही प्रदर्शित करता हूँ एक मूल हाइड्रोजन अणुओं का द्रव्यमान, तो मान वही रहेगा, केवल मात्रक बदल कर किसमें होगा? ग्राम में। तो मोल है तो मात्रक ग्राम, एक है तो मात्रक DA के रूप में लिखा जाता है। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ O2 का अणु द्रव्यमान, चूंकि ऑक्सीजन में परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु हैं,
एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 16 होता है, तो दोनों का गुणा करें तो ये हो जाता है कितना, 32। तो ये ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान कितना हो गया, 32 हो गया। अब आगे मात्रक लिखेंगे तो ये संख्या से जुड़ जाएगा। अगर मात्रक में डाल्टन लिखूं तो एक अणु, मात्रक यदि ग्राम लिखता हूं तो एक मूल अणु को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर आप देखें ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान है 32, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो 2 का मिलके हो जाएगा 32। अगर कुछ पूछे O2 का मोलर अणु द्रव्यमान, अर्थात एक मोल ऑक्सीजन अणुओं का द्रव्यमान, जिसको मोलर अणु द्रव्यमान कहते हैं, तो O2 का मोलर अणु द्रव्यमान में मान वही रहेगा, मात्रक आगे लिखा जाएगा ग्राम, और ये सीधा मोल के साथ में संबंधित हो जाएगा। इसी तरीके से 32 ग्राम O2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मोल। वो ऊपर लिखी प्रक्रिया से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूं H2O का मोलर अणु द्रव्यमान, तो मोलर आते ही 1 मोल अणु हो जाएंगे। अब इसका अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया, इस अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को सामान्य गणना में इकाई या 1 यूज करते हैं, 1.008 यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 1 है। इसको सरल किया जाए तो 2 प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू हो गया 18। अगर मैं 18 लिखता हूँ तो ये H2O का अणु द्रव्यमान है। अगर मैं मात्रक Da लिख देता हूँ, डाल्टन लिख देता हूँ, या U लिख देता हूँ, या AMU लिख देता हूँ, या AMU लिखता हूँ, तो ये सभी एक अणु के द्रव्यमान को दर्शाएंगे। लेकिन यदि मैं इसी के आगे ग्राम लिख देता हूँ तो 18 ग्राम लिखते ही यह 1 मोल H2O का द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, या कह सकते हैं मोलर अणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। तो H2O का मोलर अणु द्रव्यमान कितना हो गया, 18 ग्राम। O2 का मोलर अणु द्रव्यमान कितना हो गया, 32 ग्राम। इसी तरीके से कोई भी अणु लेकर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे संख्या से जोड़ना है तो 18 ग्राम H2O अणुओं की संख्या, या 18 ग्राम में H2O के कितने अणु होंगे, तो H2O के अणु 18 ग्राम तोलिए, और इसमें H2O अणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। और 1 मोल वास्तव में कितना होता है, 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर। इतने अणुओं की संख्या को हम 1 मोल कहते हैं। अणु के संदर्भ में लिखा जाए, परमाणु कहेंगे तो भी 1 मोल ही कहलाता है। तो 1 मोल अणु, इतने अणु, 1 मोल परमाणु, इतनी संख्या के अंदर परमाणु, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो यह 1 मोल संख्या या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ जाएगी, डाल्टन लिखा है 1 अणु के लिए, ग्राम लिखा है 1 मोल अणु के लिए। 1 मोल अणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, और जिस अणु का मोलर द्रव्यमान है उस अणु के द्रव्यमान को लिख के आगे ग्राम में इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं लेता हूं अमोनिया की बात करें, ठीक है, तो 1 अणु का द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो 1 अणु अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप पहले लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14, 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, टोटल हो गया 17। 1 अणु का पूछा है तो 17 लिख के आगे डाल्टन या U लिख कर लिखा जा सकता है। अब कहूं यदि 1 मोल अमोनिया का अणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 मोल अमोनिया का अणु द्रव्यमान यदि प्रदर्शित किया जाए, जिसको कि हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, मान वही रहेगा, मात्रक बदल करके आपको लिखना है ग्राम। अर्थात 17 ग्राम में अमोनिया के अणु कितने होंगे, 1 मोल। और यदि कहे 17 डाल्टन में कितने अणु होंगे, तो अमोनिया का 1 ही अणु होता है। और इसी रूप में सभी कैलकुलेशन आगे की जाती है। और 1 मोल को अगर आप संख्या में लिखना चाहें तो 6.022 इंटू 10⁻23 को अगर संख्या में लिखें, मोल की जगह इतने अणु या इतनी संख्या के कणों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया अगर सरल रूप में देखें, ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान, ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान, अब यहाँ पर संख्या नहीं है तो केवल परमाणु द्रव्यमान जोड़ करके मान लिख दीजिए, वही इसका अणु द्रव्यमान है।
और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब आपको कहे इसका अणु द्रव्यमान ज्ञात करिए, तो आप 6 कार्बन 1 कार्बन का परमाणु भार होता है 12, फिर 12 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 6 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। इसको यदि सरल किया जाए तो पहले गुणा करेंगे, गुणा करके फिर इन सब को जोड़ेंगे, जोड़ने पर मान आता है 180, अर्थात ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान 180 होता है। अगर 180 के आगे मैं डाल्टन लिखता हूँ तो एक ग्लूकोज अणु को दर्शाएगा, आगे ग्राम लिखता हूँ तो 1 मोल ग्लूकोज अणुओं को प्रदर्शित करेगा, अर्थात 180 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज अणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है, और इसी रूप में हम कैलकुलेशन में इसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर कहा जाए 1 मोल शर्करा का द्रव्यमान, तो चूंकि यहाँ पर संख्या मोल में लिखी है तो जो भी मान आए उसको ग्राम में प्रदर्शित करना है। तो सिंपल हो जाएगा, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन के द्रव्यमानों को यदि जोड़ा जाए तो ये आता है 342, और आगे ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि मोल के रूप में पूछा है, तो 1 मोल है तो आगे जो संख्या आ रही है उसको ग्राम में प्रदर्शित करिए। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 मोल शर्करा का द्रव्यमान कितना होगा, तो 2 मोल शर्करा 2 × 342 ग्राम के बराबर होगा। तो इसी रूप में जितने मोल हैं, इकाई मोल है तो जो अणु द्रव्यमान है उसका ग्राम में मात्रक लगाकर प्रदर्शित कर दीजिए, और यदि 2 मोल लेना है तो उसी का दुगुना करिए, 3 मोल लेना है उसी का 3 गुना कर दीजिए, आधा करना है तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो इसी रूप में हम गणना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कोई भी यौगिक लिया जाए उसको कन्वर्ट करने के लिए यही तरीका काम में लिया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ग्लूकोज अणु कितने होंगे, तो मैं ग्लूकोज अणुओं की संख्या यदि मैं ज्ञात करना चाहूँ तो संख्या हम यहाँ पर 2 रूपों में ले सकते हैं, या तो हो जाएगा मोल के रूप में तो आंसर हो जाएगा 1 मोल, और यदि मैं मोल में नहीं लिखना चाहता हूँ, सामान्य संख्या में लिखना चाहता हूँ, तो मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, तो ये सामान्य संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इतनी संख्या में जो अणु हैं, ग्लूकोज के अणु हैं, वही अणु 180 ग्राम में उपस्थित होंगे। तो 1 मोल और 1 मोल को हम संख्या में कन्वर्ट करें तो अवोगाद्रो संख्या लिख करके उतने ही अणुओं को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से जैसे 1 डजन लिखा है संख्या 12 होती है, तो 1 मोल लिखा है तो संख्या 6.02 × 10⁻23 के बराबर होगी। और इसी रूप में हम सूक्ष्म कणों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और अवोगाद्रो संख्या इसी को कहा जाता है, ये जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो प्रश्न को आप ध्यान से देखें फिर इसका उत्तर निकालें। प्रश्न पूछा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मात्रक ग्राम में लिखा है और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, तो सबसे पहले उत्तर लिखते समय आप कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अणु द्रव्यमान लिखिए। अणु द्रव्यमान ज्ञात करने का तरीका क्या है? सूत्र में जितने परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ के अणु द्रव्यमान प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। सरल करें तो 12 + 32 ये हो जाएगा 44। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान है। ठीक है, अब यदि आपको अणुओं की संख्या से जोड़ना है तो आप क्या करिए, यहाँ मात्रक भी आपको दे रखा है लेकिन यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 44 आ गया, 44, एक अणु होता है 44 U के बराबर, लेकिन चूंकि ग्राम में दिया है तो इसको आपको ग्राम में बदलना है, और ग्राम मात्रक लगाते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोल में। तो हमें पता है चूंकि 44 ग्राम CO2 में अणु कितने होंगे बताओ? अणु होंगे 1 मोल, या मैं इसको कह सकता हूँ 6.02 × 10⁻23 अणुओं को प्रदर्शित करेगा। तो एक रिलेशन हमारे पास में आ गया है। सूत्र से पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिखा है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, इनके परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ के पहले अणु द्रव्यमान लिखिए।
अगर अणु द्रव्यमान के आगे मात्र ग्राम लिख दिया है तो उसको ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं या मोलर अणु द्रव्यमान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राम लिखते ही वास्तव में ये 1 मूल अणुओं को प्रदर्शित करने लगेगा। तो हमें पता चल गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु कितने होंगे? 1 मूल, या उल्टा कहें 1 मूल कार्बन डाइऑक्साइड में का भार कितना हो जाएगा? 44 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, उसी को हमने संख्या में मूल में बदल दिया। ऑप्शन में यदि मूल लिखा है तो यहाँ तक रोक दीजिए, और अगर संख्या लिखा है तो इसी को आगे कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको पूछा कितना है? 22 ग्राम का, तो इसलिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणु कितने होंगे? तो ये हो जाएगा, मोल में लिखें जब तो 1/44 इंटू हो जाएगा 22 मोल के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मुझे निकालना है संख्या में तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय होगा 44 और गुणा करेंगे हम किससे? 22 से। कैलकुलेशन सेम है, मूल में लिखना है तो 1 था, 1 में 44 का भाग दे के 22 से गुणा करें। 44 के लिए है, 1 के लिए होगा तो 44 का भाग, और 22 के लिए है तो फिर गुणा करेंगे। ऐसे ही जो संख्या थी 44 का भाग दे के 22 से गुणा कर दिया। अब आप सरल करेंगे तो 22 दूना 44 होता है, ये हो जाएगा आपके 1/2 मूल, या इसको हम कह सकते हैं 0.5 मूल को दर्शाता है। अगर ऑप्शन में मूल दिया है तो संख्या आ जाएगी 0.5 मूल कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे। और यदि आपको संख्या में पूछा है तो इसमें इसका भाग दे दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करिए, 3.006 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड अणु होंगे। और ऑप्शन में यदि आपको इस रूप में लिखे गए अणु तो आंसर निकल जाएगा, और अगर मूल के रूप में लिखा है तो भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले अणु सूत्र पता होना चाहिए, उनमें परमाणु कितने हैं वो पता होने चाहिए। फिर परमाणुओं की जो संख्या है उसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके हम अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अब अणु द्रव्यमान आपके पास में बिना मात्रक के आ जाएगा। अब यदि मात्रक के रूप में मैं डाल्टन या यू या एमयू लिखता हूँ तो वो 1 अणु को प्रदर्शित करेगा। आगे यदि मैं ग्राम लिख देता हूँ तो 1 मूल को प्रदर्शित करेगा, और 1 मूल अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 संख्या के बराबर होता है। तो 1 मूल हटा करके हम मूल की जगह 6.02 इंटू 10⁻23 लिख करके अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। और परमाणु है तब भी संख्या में, मूल हमेशा एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। जैसे दर्जन या 1 डजन की बात करते हैं तो 1 डजन परमाणु लिए जाएं तो भी 12 परमाणु, और अगर मैं कहता हूं 1 डजन अणु तो भी अणु कितने होंगे? 12 अणुओं को प्रदर्शित करेगा, अर्थात डजन 12 इकाई को दर्शा रहा है। तो मोल 6 इंटू 10⁻23 इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। उसी रूप में आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो अब अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, मोल के रूप में 0.5 मोल, और अगर अणुओं के रूप में पूछा जाए तो 3 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें इकाई सूत्र द्रव्यमान। अब चूंकि अणु सूत्र, अणु जहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में रहता है, कार्बनिक यौगिक दिया गया है या अकार्बनिक यौगिक दिया है जिसमें अणु स्वतंत्र रूप में रहता है, वहाँ तो हम अणु द्रव्यमान शब्द काम में लेते हैं। लेकिन यदि कुछ जगह पर आयनिक यौगिक दिया गया है तो आयनिक यौगिक में चूंकि स्वतंत्र अणु नहीं होते हैं, आयनिक यौगिक केवल मूलानुपाती सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए मूलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान है या आयनिक यौगिक के उस सूत्र का जो द्रव्यमान है उसी को हम इकाई सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, या यूनिट फॉर्मूला मास कहा जाता है। तो यूनिट फॉर्मूला मास के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, और ये आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है, क्योंकि आयनिक यौगिक वास्तव में क्या होते हैं? मूलानुपाती सूत्र के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र के रूप में जो आयनिक यौगिक लिखे गए हैं, जो सूत्र हमें दिया गया है उस सूत्र में उपस्थित परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके हम इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जैसे कि अणु के लिए ज्ञात किया था। तो ये सीधी ध्यान रखना, आयनिक यौगिक जिनमें स्वतंत्र अणु नहीं होते हैं उन्हें मूलानुपाती सूत्र या इकाई सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3,
और सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये वास्तव में अणु नहीं है, क्योंकि यह इकाई स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। केवल हम गणनाओं के लिए इसको इस सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि आयनिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र है। अब यदि मूलानुपाती सूत्र का मैं द्रव्यमान निकालूं तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, सोडियम और क्लोरीन का मैं इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करूं तो सोडियम 1 लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है 23 होता है। क्लोरीन 1 दिया गया है, परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में 35.5 होता है। दोनों को जोड़ें 58.5 हो जाता है। ये इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान है। इसके आगे यदि आप चलें तो अगर मैं डाल्टन लगा दूं तो एक NaCl होगा, और यदि मैं आगे ग्राम लगा देता हूं तो 1 मोल NaCl होगा, और 1 मोल NaCl में 1 मोल होंगे सोडियम आयन और 1 मोल होंगे क्लोराइड आयन। अब आप कहेंगे कि मैंने सोडियम आयन धनायन के रूप में है, फिर भी द्रव्यमान 23 ही लिखा। तो चूंकि आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा ही होता है, ऐसी स्थिति के अंदर हम जब भी यहाँ पर आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कमी और वृद्धि के कारण द्रव्यमान में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिकों के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य द्रव्यमान प्रदर्शित करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आने जाने से धनायन और ऋणायन के द्रव्यमान में परमाणु द्रव्यमान की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परमाणु द्रव्यमान ही आयनिक द्रव्यमान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इसी रूप में इसको लिखा जाएगा। ऐसे यदि मैं कहता हूँ NaOH का परमाणु द्रव्यमान या इकाई सूत्र द्रव्यमान कितना है, तो सोडियम का द्रव्यमान होता है परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला के अगर जोड़ें तो ये आता है 40। तो यहाँ पर इकाई सूत्र द्रव्यमान किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान होता है 40, और इसी रूप में कैलकुलेशन की जाती है। और ये सभी आयनिक यौगिकों के लिए हम मोलर द्रव्यमान की जगह इकाई सूत्र द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। ऐसे ही इकाई सूत्र में उपस्थित परमाणुओं जो कि आयनों के रूप में हैं के परमाणु द्रव्यमान का योग इकाई सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इकाई सूत्र द्रव्यमान 40 है, NaCl का इकाई सूत्र द्रव्यमान 58.5 है। इसी रूप में हम गणना करते हैं। ऐसे ही बात करते हैं उदाहरण के रूप में, NaCl का इकाई सूत्र द्रव्यमान लिख रखा है। ऐसे सोडियम कार्बोनेट का इकाई सूत्र द्रव्यमान लिया जाए तो 2 सोडियम है 2 × 23, 1 कार्बन है 12, 3 ऑक्सीजन है 3 × 16, सभी को जोड़ें तो यहाँ पर आएगा 106। और यह सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का ये जो मान दिया गया है इसको हम इकाई सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, और यह फॉर्मूला मास या यूनिट फार्मूला मास कहलाता है, इकाई सूत्र द्रव्यमान कहलाता है, क्योंकि ये मूलानुपाती सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। ऐसा कोई भी आयनिक यौगिक को हम गणना करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, और यहाँ आयन का द्रव्यमान और परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम मान करके कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर सल्फेट का यदि इकाई सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कॉपर धनायन और सल्फेट ऋणायन के रूप में आयनिक यौगिक है, तो इसका द्रव्यमान इकाई सूत्र द्रव्यमान होगा। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 4 का हो गया 64, मिला करके होता है 159.5। आप जोड़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इसकी जगह इसकी जलयोजित संरचना ये दी गई हो, कॉपर सल्फेट और 5H2O दे रखा है, तो आप 159.5 के अंदर 5H2O, एक H2O का अणु द्रव्यमान होता है 18, 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा 90, जोड़ दीजिए 249.5 आ जाएगा। और ये इस सूत्र का सूत्र द्रव्यमान है, और कॉपर सल्फेट सूत्र का इकाई सूत्र द्रव्यमान 159.5 है। इसी रूप में कैलकुलेशन की जाती है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी कैलकुलेट किया था 40। नाइट्रिक एसिड के लिए कहा जाए तो आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 × 3 हो जाएगा 48। और इस तरीके से 1 +
14 हो गया 15 प्लस 48 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 63, 13, 4, 5, 6, 63 हो जाएगा। ये इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान है। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड के लिए कहा गया हो, सूत्र ध्यान रखना है H2C2O4 और 2H2O, और इन सभी की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 126 आता है। ये इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। अब यदि हम आगे डाल्टन लिख देते हैं तो एक सूत्र द्रव्यमान को दर्शाएगा। अगर मैं ग्राम लिख देता हूँ तो ये इन्हीं इकाई सूत्र द्रव्यमान है उनके एक मोल सूत्र द्रव्यमानों के भार को प्रदर्शित करेगा। तो ये पूरी इकाई एक मोल कब होगी, मात्रक ग्राम लिख दें। एक कब होगा, जब मात्रक डाल्टन लिखा जाए। ठीक है, संख्या अभी यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है, जब संख्या से जोड़ें तब मात्रक का उपयोग किया जाता है। ग्राम लिखते ही मोल से जुड़ जाएगा, डाल्टन लिखते ही एक से जुड़ जाएगा। इसी रूप में हम कैलकुलेशन को कन्वर्ट करते हैं। अगला है मूल कंसेप्ट। तो कैलकुलेशन के अंदर मोल के आधार पर गणना हम करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं मूल संकल्पना। और मूल संकल्पना में अगर मैंने किसी भी द्रव्यमान को मोल में प्रदर्शित करना है तो जो भी द्रव्यमान आ रहा है उसके आगे मात्रक ग्राम लगा दीजिए, ये मूल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी क्रिया कारक हम लिख रहे हैं, जो भी उत्पाद रासायनिक अभिक्रियाओं में लिखे जाते हैं, वे हमेशा मोलों के रूप में ही प्रदर्शित किए जाते हैं। और मोल के रूप में गणना की जाए इसलिए इसको हम मूल संकल्पना नाम देते हैं। तो मूल संकल्पना क्या है? सबसे पहले तो मूल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, और ये है विल्हेमी ओस्टवॉल्ड के द्वारा सर्वप्रथम मूल शब्द का उपयोग किया गया था। और मूल किसके बराबर है? तो मूल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक मूल हमेशा किसके बराबर होगा? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? ये होती है 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर। और इसी रूप में हम गणनाएं करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राम में प्रदर्शित परमाणु का द्रव्यमान। अगर परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, ये मूल हम लगा रहे हैं परमाणु के लिए। ठीक है, तो ग्राम में परमाणु द्रव्यमान अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। उसी के साथ में जैसे ऑक्सीजन के लिए लिखा जाए तो ऑक्सीजन के लिए ये 16 ग्राम और 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सीजन के लिए अगर मैं 16 ग्राम लिखता हूँ तो 16 ग्राम का मीनिंग क्या है? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। जैसे यहाँ पर लिखा ग्राम परमाणु द्रव्यमान GAM, तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो 1 GAM या 1 ग्राम एटम वास्तव में किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखें तो वो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर या ग्राम परमाणु के बराबर, जो कि हमेशा 1 मूल परमाणुओं के द्रव्यमान को दर्शाता है। 1 मूल परमाणुओं के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो 1 मूल परमाणुओं का द्रव्यमान शॉर्ट में 1 ग्राम परमाणु, या शॉर्ट में 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या हिंदी में लिखें तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और वो केवल क्या है? परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके आगे ग्राम लगा दीजिए, तो इसी को हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, फॉस्फोरस का 1 ग्राम एटॉमिक मास, परमाणु बार 31 होता है, आगे ग्राम लगा दीजिए। मूल संकल्पना के अनुसार 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने परमाणु होते हैं? 1 मूल परमाणु। और अगर इसकी जगह मैं कहूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया जाए तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने अणु होंगे? तो 1 मूल अणु होते हैं। तो सीधा सा हो जाएगा, मूल संकल्पना वास्तव में क्या है? ग्राम परमाणु भार अगर लिखा गया है तो उसमें 1 मूल परमाणु होंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान लिखा है तो उसमें 1 मूल अणु होंगे। अर्थात अणु द्रव्यमान के आगे ग्राम लगा दें तो 1 मूल अणु, और उसी को 1 ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान के आगे ग्राम लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान
या 1 ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, या इसी को हम 1 ग्राम एटम कहते हैं। और इसी रूप में ये कैलकुलेशन की जाती है और इसी की प्रक्रिया को यहाँ पर वापस दर्शाया गया। तो परमाणु के लिए तो कैसे दर्शाया गया है, परमाणु के लिए ये प्रक्रिया इस रूप में लिखी गई है। ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान या GAM कहलाता है। और अगर इसी को मूल संकल्पना के अनुसार लिखें अणु के लिए ये तो 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 मूल एटम को दर्शाएगा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मूल मॉलिक्यूल अणुओं को दर्शाता है। तो परमाणु के लिए कैलकुलेशन जो की है वही कैलकुलेशन अणु के लिए भी। ग्राम अणु द्रव्यमान GMM कहलाता है, या हिंदी में इसको ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होगा, इसका जो अणु द्रव्यमान है उसके आगे मात्रक ग्राम में लगा दो, तो O2 का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32 ग्राम। P4 का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 124। क्यों हुआ, 4 × 31 से गुणा किया, 4 परमाणु है तो 4 × 31। ऐसे ही S8 का, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, S8 का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें तो ये 256 होगा। क्यों, यहाँ पर सल्फर के परमाणु कितने 8, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना 32 को 8 से गुणा करें तो 256 ग्राम आता है। तो इसी रूप में अब इस प्रक्रिया को मैं यहाँ पर प्रदर्शित करूँ तो 2 तरीके आ रहे हैं। देखिए, एक आ रहा है परमाणु के लिए, परमाणु में यदि 1 मूल परमाणु है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। यदि मैं कहता हूँ अणु के लिए तो कितना होगा 1 मूल अणु बराबर हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। 1 मूल अणु 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मूल परमाणु 1 ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पर इसी को मैं क्लियर करता हूँ किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन तो कितना द्रव्यमान होगा, चूंकि यहाँ परमाणु शब्द आया है तो आपको परमाणु भार के आगे ग्राम लगाना है। यदि मैं कहता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के तो ये हो जाएगा, अणु आया है यहाँ पर, मॉलिक्यूल आया है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होता है 32, आगे मात्रक लगा देना है ग्राम में। और इसी 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन में अणु कितने हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं 1 मूल ऑक्सीजन परमाणु। ध्यान रखना परमाणु आएंगे, GAM लिखा हो तो परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। अगर GMM या ग्राम अणु द्रव्यमान लिखा है तो वहाँ पर संख्या तो 1 मूल होगी लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन के अणु हो जाएंगे। बस इतना सा अंतर है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम अणु द्रव्यमान लिखें तो 1 मूल अणु होंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखें तो 1 मूल परमाणु होंगे। तो सीधा सा संख्या को, द्रव्यमान को और GAM और GMM को हम आपस में जोड़ सकते हैं। GMM शॉर्ट में ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है, GAM शॉर्ट में ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर GAM एटम के लिए है तो एटॉमिक मास को ग्राम में, मॉलिक्यूल के लिए है तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख करके प्रदर्शित करते हैं। ये प्रक्रिया प्रैक्टिस जितनी करोगे उस प्रैक्टिस के अनुसार ही आती जाएगी, उसी के रूप में आपका सही आंसर होने की संभावना रहेगी। तो आप जितनी प्रैक्टिस हैं, इसको जितना सेटअप अपने दिमाग में बैठा देते हैं उसी के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी। तो मूल संकल्पना के अनुसार 1 GMM में 1 मूल अणु होते हैं। ये प्रक्रिया हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है और उसके एग्जाम्पल हैं 1, 2, 3 दिए गए हैं, उसी रूप में इसको दर्शाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ प्रश्न के ऊपर, तो कुछ प्रश्न हम लेते हैं। पहला है मेथेन के 4 ग्राम में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मेथेन का सूत्र। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 का यहाँ पर होता है अणु द्रव्यमान, और अणु द्रव्यमान निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। कार्बन 1 है, 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके 16। अगर मैं इस 16 के आगे ग्राम लगा देता हूँ तो उसका क्या मीनिंग है,
तो CH4 के 16 ग्राम में, अब 16 ग्राम चूंकि अणु द्रव्यमान है तो 16 ग्राम में अब अणु निकलेंगे और वो अणु कितने होंगे, 1 मोल होंगे। कितने हो जाएंगे, 1 मोल। इसी तरीके से तो 16 ग्राम में अणु कितने हैं, 1 मोल, तो 4 ग्राम में निकालिए पहले, तो ये हो जाएगा मेथेन के 4 ग्राम में अणु कितने हो जाएंगे, तो 1/16 इंटू होगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मोल। ये अणु प्राप्त हो जाएंगे। ये कितने अणु हैं, 1/4 मोल अणु को प्रदर्शित करता है। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, 4 ग्राम में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। तो आप सीधा सा देख लीजिए, 1 मोल मेथेन अगर लिया जाए तो 1 मोल मेथेन के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, 4 परमाणु हैं। तो सीधा सा आप लीजिए, तो चूंकि 1 मोल CH4 अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं वो आप गिनती कर लीजिए। तो सबसे पहले शुरू किया मोल, 1 मोल CH4 अणुओं में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 4 परमाणु। ठीक है, इसलिए अब आपके पास में मेथेन के अणु कितने हैं, 4 ग्राम में मेथेन के अणु हो गए 1/4 मोल। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/4 मोल मेथेन अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, तो ऊपर 4 आ जाएगा, जहाँ से शुरू किया उसका भाग लगेगा, अर्थात इकाई का भाग लगाइए। फिर कितने का निकालना, 1/4 का, तो गुणा कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। और ये किसको प्रदर्शित करेगा, हाइड्रोजन के अणु को प्रदर्शित करेगा। तो हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, अणु नहीं परमाणु, तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 1 मोल परमाणुओं को प्रदर्शित करेगा। तो 1 मोल में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु। और इसीलिए तो 1 हाइड्रोजन के या 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो सीधा हो जाएगा, या तो आप कैलकुलेशन 2 टुकड़ों में करना प्रारंभ करें या 1 टुकड़े से कर सकते हैं। कैसे, मैं 1 टुकड़े में डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करने के लिए कहूँ तो आप यहाँ से शुरू करिए CH4। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है ग्राम अणु द्रव्यमान 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम में हाइड्रोजन कितने होंगे, किस में आएगा, मोल में। 16 ग्राम में मेथेन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 में 4 हैं तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 मोल। क्लियर है, 16 ग्राम में 4 मोल हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4 मोल डिवाइडेड बाय 16 गुणा हो जाएगा 4। सरल कर सकते हैं, सरल करने पर आ जाएगा 4 × 4 16/16 हो जाएगा 1। तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु आएंगे। इसी रूप में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मेथेन आपको दे रखा है, मेथेन का भार दे रखा है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, मेथेन का सूत्र लीजिए, उसका अणु सूत्र लिखिए, अणु सूत्र से अणु द्रव्यमान ज्ञात करिए, अणु द्रव्यमान के आगे मात्रक ग्राम लगाइए, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल में। तो 16 ग्राम में 1 मोल मेथेन होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र उसका है CH4, तो 4 हाइड्रोजन है 1 में, तो यहाँ पर 16 ग्राम मेथेन में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, 4 मोल होंगे। तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, चौथाई कर दीजिए, तो 4 का चौथाई करें तो कितना आता है 1, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे। और अगर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, ये संख्या में लिखना चाहें तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितने परमाणु हो जाएंगे, मोल की जगह अवोगाद्रो संख्या लिखिए, 6.02 × 10⁻23 परमाणु के बराबर होगा। और इसी रूप में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन 6 × 10⁻23 परमाणु हाइड्रोजन के बराबर होंगे, अर्थात 4 ग्राम मेथेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 मोल, या कह सकते हैं 6.02 × 10⁻23 परमाणु या हाइड्रोजन की उपस्थित होंगे। तो संख्या में या मोल में, जिसमें कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। केवल
आपको अंदर की प्रक्रिया में मेथेन का सूत्र और परमाणु द्रव्यमान से अणु सूत्र ज्ञात करना आना चाहिए। फिर ग्राम लगाते ही मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं उसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं के मोल आ जाएंगे और उसी के आगे कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न और है, अब आप अच्छी तरह से इसको समझें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58.5 ग्राम NaCl में सोडियम आयनों की संख्या बताइए। तो सीधा सा हो जाएगा, सबसे पहले NaCl का सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करिए या इकाई सूत्र द्रव्यमान, क्योंकि आयनिक यौगिक है तो हम इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान लिखेंगे। और इकाई सूत्र द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाएगा, जो सूत्र लिखा है उनके परमाणु द्रव्यमान जोड़िए। तो 23 + 35.5 जोड़ेंगे तो ये 58.5 आता है। ये आ गया इकाई सूत्र द्रव्यमान। तो NaCl का इकाई सूत्र द्रव्यमान जो आया है उसको आप संख्या में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल हो जाएगा। 58.5 ग्राम अगर मैं लिखता हूं तो इसमें NaCl कितने हो जाएंगे, NaCl का 1 मोल होगा, 1 मोल NaCl। और 1 मोल NaCl में Na आयन कितने हैं, तो ये भी बराबर हो जाएंगे 1 मोल सोडियम आयन, क्योंकि NaCl में एक ही सोडियम है, इकाई सूत्र में 1 सोडियम है, तो जितने मोल NaCl होंगे उतने मोल सोडियम आयन हो जाएंगे। तो इसमें 1 मोल सोडियम आयन होंगे। कितने में, 58.5 ग्राम NaCl में 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल ही NaCl होंगे। तो 1 मोल सोडियम आयन तो 1 मोल ही क्लोराइड आयन भी होंगे, क्योंकि सूत्र जो बन रहा है उसमें 1 सोडियम है, 1 ही क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पर आपके सीधा उत्तर आ गया। 58.5 ग्राम NaCl में सोडियम आयन कितने होंगे, तो 58.5 ग्राम जो कि इसका इकाई सूत्र द्रव्यमान है उसमें NaCl के सूत्र कितने हो जाएंगे, 1 मोल सूत्र होंगे। और 1 मोल सूत्र में सोडियम कितने हैं, तो वो भी 1 मोल सोडियम आयन के बराबर होंगे। तो उसमें सोडियम आयन हो जाएंगे 1 मोल। और अगर पूछे क्लोराइड आयन, तो चूंकि सूत्र में 1 ही क्लोराइड है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल क्लोराइड आयन भी होंगे। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे यदि कोई दूसरा सूत्र लिया जाए तब भी यही प्रक्रिया काम में लेनी है। अगर मैं कहता हूँ Na2CO3 दिया गया, ठीक है, मैं सोडियम आयन मुझे ज्ञात करने और उसके लिए मैं कैलकुलेशन अगर आपको कहूँ तो इसका अणु द्रव्यमान होता है 60 और 40 100 106 अणु द्रव्यमान है। अगर मैं कहता हूँ 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आयन कितने होंगे, तो सीधा सा पहले तो आप कंफर्म करो कि Na2CO3 का अणु इकाई सूत्र द्रव्यमान इतना होता है या नहीं। उसके लिए क्या करोगे, 2 सोडियम है, 23 × 2 ये हो जाएगा 46। कार्बोनेट आपको दिया गया है तो कितना हो जाएगा, CO3 दिया गया है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 48 और 12 ये हो जाएगा 60। 60 जोड़िए, टोटल हो गया 106। तो 106 के आगे ग्राम लगाते ही सोडियम कार्बोनेट कितने हो जाएंगे, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट। और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के आयन कितने, 2 हैं, तो इसमें सोडियम आयन कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 2 मोल। बस सिंपल आंसर आ गया। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आयनों की संख्या कितनी होगी, 2 मोल। और अगर आपको अवोगाद्रो संख्या के रूप में लिखना है तो मोल हटा करके 6.02 × 10⁻23 लिख दीजिए, उतने आयन आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको कहे ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, तो इसी के अंदर 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के परमाणु ज्ञात करने हैं तो भी ज्ञात कर देंगे। सूत्र में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ये पूरी इकाई तो हो गई 1 मोल, और 1 में कितने हैं, 3, तो यहाँ पर आप इसका 3 गुणा कर दीजिए, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु आ जाएंगे। इसी रूप में हम आणविक या आयनिक कैलकुलेशन परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग आयनों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को मूल संकल्पना या मूल कंसेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो और देख लीजिए। एक और प्रश्न है, 1 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। किसमें, 1 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले ग्लूकोज का आप सूत्र लिख दें, C6H12O6।
सूत्र से आप द्रव्यमान ज्ञात करें, ये होता है 180 ग्राम। कितना होता है? 180 ग्राम के बराबर। ठीक है, ये इसका ग्राम अणु द्रव्यमान है। इस ग्राम अणु द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा इसमें 1 मोल अणु होंगे जो कि इस सूत्र से प्रदर्शित किया गया। ये कितना, ये पूरी इकाइयां कितनी होगी? 1 मोल इकाइयां होगी 180 ग्राम में। ठीक है, अब आपको निकालना है 1 ग्राम ग्लूकोज में। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज अणु कितने? 1 मोल। तो 1 ग्राम में अणु कितने मोल अणु होंगे? 1/180 मोल ग्लूकोज अणु होंगे। क्लियर है? 180 ग्राम में 1 मोल ग्लूकोज अणु है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/180 मोल ग्लूकोज अणु। अब चूंकि ग्लूकोज अणु में कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग पूछा है, तो कार्बन कितने? 6, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 1/180 इंटू कार्बन की संख्या पूछी है, इस इकाई में कार्बन कितने? 6, आगे मान रख दीजिए मोल, और ये किसके होंगे? कार्बन परमाणु के होंगे। ये कैलकुलेशन आ गई आपके पास। ऐसे ही यदि हाइड्रोजन का पूछा है तो 1/180 मोल ग्लूकोज के अणु है, ये अणु 1/180 मोल है, उसमें एक में हाइड्रोजन कितने? 12, तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? जितने मोल ग्लूकोज के उसका 12 गुणा कर दीजिए, उतने मोल के अंदर क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन परमाणु हो। उसी रूप में हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो मोल में कैलकुलेशन आ जाएगी, और अगर मुझे संख्या में निकालना है तो मोल हटा करके 6.02 × 10⁻23 लिख दूंगा। तो मोल नहीं, सीधे कार्बन परमाणु। मोल के हमने 6 × 10⁻23 से मोल रिप्लेस कर दिया, तो उतने हाइड्रोजन परमाणु आ जाए। तो मोल में निकालेंगे तो इतना आएगा, और अगर संख्या में निकालें तो वो मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ बताऊं, तो कार्बन परमाणु कितने होंगे? 1/180 गुणा 6 इंटू 6.02 × 10⁻³ कितने होंगे? 23। ये कार्बन परमाणु आ जाएंगे। तो जितने मोल है सिर्फ मोल को हटा के संख्या लिख देनी है, और सरल करने पर जो कैलकुलेशन आती है वही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए। ऐसे ही मुझे लेने हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, तो हाइड्रोजन परमाणुओं के मोल कितने हैं? इतने। संख्या निकालनी है, मोल में निकालनी हो तो यहाँ तक हो जाएगा, संख्या निकालनी है तो आगे ये से गुणा कर दीजिए, तो ये हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को भी दर्शाएगा। तो आप मोल में निकालना चाहें तो पहले मोल में कन्वर्ट करिए, फिर अगर आपको संख्या में कन्वर्ट करना है तो हम आसानी से उसको संख्या में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसी रूप में ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। इसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछ सकते हैं, इसके साथ में आपको न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी पूछ सकते हैं। तो मूल वही रहेगा, और उसमें आपको अलग अलग संख्या पूछी जा सकती है। जैसे आपको कहा जाए कि 1000 व्यक्ति हैं, तो 1000 व्यक्ति में सभी सही सलामत हैं, तो उनके कुल हाथ कितने होंगे? तो चूंकि एक व्यक्ति में 2 हाथ हैं, तो 1000 व्यक्तियों के कुल हाथ कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। ऐसे ही कहा जाए कि 1000 व्यक्तियों के अंदर सभी सही सलामत हैं, तो कुल अंगुलियों की संख्या कितनी होगी? तो आप अंगुलियों की संख्या, एक व्यक्ति में अंगुलियां कितनी है? 10 अंगुलियां हाथ की है, और 10 ही हम मानते हैं पाँव की, तो टोटल कितनी होगी? 20। तो जितने संख्या में व्यक्ति हैं उनकी अंगुलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 गुणा हो जाएगी। तो इस तरीके से अंगुलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही ग्लूकोज के अणु आपको दे दिए, तो उसमें पूछा कार्बन की संख्या, चूंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो जितने ग्लूकोज होंगे उसका 6 गुणा करिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन का पूछा जाए, एक ग्लूकोज अणु में हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, तो कुल हाइड्रोजन कितने होंगे? जितने ग्लूकोज होंगे उसका 12 गुना हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, और यही गणना इसी रूप में की जाती है। और इसी तरीके से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात करने हो तो भी वही तरीका, परमाणु ज्ञात करने तब भी वही तरीका है, या और कोई गणना पूछी जाए तब भी हम उसको इसी रूप में कैलकुलेट करते हैं। और एक लास्ट में यहाँ पर प्रक्रिया बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आपको आवेश के रूप में प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना है, 1 मूल इकाई आवेश या
इलेक्ट्रॉन पर इकाई आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई आवेश है। तो 1 मोल इकाई आवेश है यह हमेशा 96500 कूलाम्ब के बराबर होता है, और ये हम अवोगाद्रो संख्या से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मोल इकाई आवेश बराबर होता है 96500 कूलाम्ब, और इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे आवेश किसके बराबर होगा? 1 मोल इकाई आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है? 1 फैराडे। और 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? तो भी 1 फैराडे, क्योंकि 1 प्रोटॉन पर इकाई आवेश है और 1 मोल इकाई आवेश 1 फैराडे के बराबर होते हैं। तो 1 मोल प्रोटॉन का आवेश इकाई फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कितना होगा? इकाई फैराडे, या कूलाम में लिखें तो 96500 कूलाम के लगभग बराबर होता है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसको कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है, मोल की संख्या लिख दो। मोल होता है 6.02 × 10⁻23, और इकाई आवेश जो हम 1 इलेक्ट्रॉन पर सूक्ष्म आवेश मानते हैं वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। बस आपको इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और वही संख्या 1 फैराडे के बराबर होती है। तो ये लगभग 96500 कूलाम के बराबर है, और इसी कूलाम मान को हम 1 फैराडे आवेश के बराबर मानते हैं। तो इस तरीके से आवेश की कैलकुलेशन करने के लिए कहे तो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कहे तो भी कर सकते हैं, प्रोटॉन की कहे तो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में अपना मोल कंसेप्ट और केमिकल कैलकुलेशन का जो पोर्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, स्टोक्योमेट्रिक रूप में कैसे पूछा जा सकता है, ये सभी प्रक्रियाएं हम साथ में लेंगे। थैंक यू सो मच।